हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IFAS। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इकोसिस्टम और इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपके सामने ये दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा इकोसिस्टम है। इसमें सनलाइट एंड हीट भी है, इंसेक्ट्स भी हैं, दिख रहा है आपको, एनिमल्स, एवरीवन इज प्रेजेंट। तो बेसिकली आप इन सब चीजों को देखकर समझ पा रहे होंगे कि इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, टर्माइट माउंट्स। टर्माइट माउंट्स क्या होते हैं? टर्माइट्स माउंट जो अपनी दीमक होती है, दीमक है ना, जो हमारे लकड़ियों को इनको डैमेज करती है, खाती है जो, तो सॉरी तो दिस टर्माइट माउंट्स, ये भी क्या है? ये भी इकोसिस्टम का प्रकार है। और जैसे देखिए, प्रोटोजोएंस, बैक्टीरिया जो कि एकदम माइक्रोस्कोपिक, जो कि नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, वो भी अवेलेबल है। एल्गी, प्लैंकटॉन्स, ठीक है। और तो और जो लकड़ी टूटने के बाद में जो अपना सपोज कीजिए कि अपना प्लांट है, ट्री है, वो टूट गया किसी कारणवश, या उसकी कोई डिजीज होने के कारण खत्म हो गया हो, तो जो रॉटन उसकी जो लॉग होगी, जो लकड़ी होगी, वो भी इकोसिस्टम में कहलाएगी। तो डेफिनेशन क्या हो सकती है स्टूडेंट? इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है कि इकोसिस्टम एक क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट की कम्युनिटी है, इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू कंपोनेंट्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑलराइट। और वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं? वो इंटरेक्ट कर रहे हैं नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ में, जैसे कि एयर, वाटर एंड मिनरल्स। ऑलराइट, ठीक है, यहां तक समझ में आया। और ह्यूमन इकोलॉजी और इकोसिस्टम में क्या रिलेशन है स्टूडेंट? ये ऐसे दो कंपोनेंट हैं जो कि नेचर और ह्यूमन सोसाइटी के बीच में जो एक कॉम्प्लेक्स ये रिलेशनशिप है, उसको ये इकोसिस्टम और जो ह्यूमन इकोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारे सिलेबस में भी है, तो ये सब चीजें काम आने वाली है, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं, आगे अपन को पता चलेगा। तो बेसिकली इकोसिस्टम की आई होप डेफिनेशन सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये नॉन लिविंग और लिविंग की भी दोनों ऑर्गेनिजम्स की, इन्वायरमेंट की इंटरेक्शन है। हमारा जो प्लांट्स के साथ में, प्लांट्स का एयर के साथ में इंटरेक्शन होता है, या ह्यूमंस का वाटर के साथ में होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मिनरल्स के साथ में होता है। जैसे एग्जांपल मैं बताऊं कि कोरल रीफ्स, आपको पता है कोरल रीफ्स का जो स्केलेटन बना हुआ होता है वो CaCO3 का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना होता है। अब वो जो कैल्शियम है वो कहां से लेता है? वो सी से लेता है। तो कोरल रीफ्स आर डिपेंडेंट ऑन द नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, दैट इज वाटर, फॉर इट्स मिनरल्स। तो बेसिकली ये होता है इकोसिस्टम, कहलाता है पूरा सिस्टम। इको मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इकोसिस्टम को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इकोसिस्टम जो कि जमीन के ऊपर है, इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो कि बोलते हैं लैंड बेस्ड इकोसिस्टम। देख पा रहे हो आप, लैंड बेस्ड होते हैं, जो कि जमीन के ऊपर रहते हैं, जमीन के ऊपर इंटरेक्शंस होते हैं। फिर एक होता है स्टूडेंट्स एक्वाटिक इकोसिस्टम। आपके सामने एक्वाटिक इकोसिस्टम है, इसके अंदर फिशेज हैं, जू प्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, है ना, और भी खूब सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इसमें प्रेजेंट है। और टेरेस्ट्रियल के अंदर फॉरेस्ट, जंगल, ग्रास, डेजर्ट, फार्म्स, ट्रीज, गार्डन्स, ये सारे के सारे अपने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आते हैं। तो बेसिकली टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो कि लैंड बेस्ड इकोसिस्टम होता है, जंगल है वो लैंड बेस्ड है, लैंड के ऊपर होता है। और एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या होते हैं? जो कि वाटर बेस्ड होते हैं। तो ये दो इकोसिस्टम हम लोग डिवाइड करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, एवरीथिंग गुड। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आपके लिए जो है ये हम लोग सीरीज लेकर आते हैं, भूमि बोध सीरीज। इस सीरीज में हम लोग क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट? इसमें हम लोग ज्योग्राफी के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपको टॉपिक्स पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसका ट्रैक रखते हैं। तो आपको इस सीरीज के अंदर ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आ सकते हैं, प्रोबेबल क्वेश्चंस वगैरह हैं, टॉपिक्स हैं, उनको हम लोग पढ़ाते हैं। तो आज जैसे हम लोगों ने इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी लिया है, वैसे ही ये जो सीरीज है वो, उसमें हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा चुके हैं, ओशनोग्राफी पढ़ा चुके हैं, थोड़े टॉपिक्स रह गए हैं, वो अपन कवर कर लेंगे। अब ये है ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट, जो सिलेबस के अंदर है हमारे, उसको हम लोग करेंगे।
ये चाहे से कोई सा भी एग्जामिनेशन हो, इकोसिस्टम के क्वेश्चंस हैं, इकोटोन स्पीसीज, सेंट्रल स्पीसीज, ये सारे के सारे अपने नेट में भी पूछे जाते हैं, सेट में भी पूछे जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, प्लस यूपीएससी पीएससी हो या फिर जनरल एक नॉलेज है उसके अंदर भी ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। वेलकम रसूल जी, वेलकम। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए, तो स्टूडेंट्स आप जैसे और जो मेरे लेक्चर्स हैं जो हमारे हुए हैं, देख पा रहे हो आप, इसके अंदर ओशन के डिपॉजिट्स, कोरल रीफ्स, ओशन टाइड्स, सैलिनिटी, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, ओशन रिलीव्स, तो ये सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। आप हमारे चैनल पे जाकर इन सबको एक्सेस कर सकते हैं, ये हो चुके हैं। देखिए 14, 15, 16 हम लोग रोज आते हैं। 11 से लेकर, इसमें एक छोटा सा एक फोटो है, तो 11 से लेकर 16 तक का जो भी लेक्चर है वो इसमें अवेलेबल हो जाएगा। तो आप इन लेक्चर्स को, ये ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इनको आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और जैसे आप ज्योग्राफी चैनल को खोलेंगे यूट्यूब पर, तो उसमें लाइव सेक्शन में ये आपको सारे के सारा मिल जाएगा। और ये जो प्लेलिस्ट वाला जो बटन है, इस पर आप टच करेंगे तो इसमें जैसे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस अलग हैं, छोटी छोटी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस 10 से 15 मिनट की बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वो सारी इसमें मिल जाएंगी। प्लस इस जो ये अपनी भूमि बोध सीरीज चल रही है, इस प्लेलिस्ट के भी 40 से ज्यादा लेक्चर्स हो चुके हैं, तो वो आप चेक कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, हाँ, अगर आप जेके सेट में ज्योग्राफी है तो इसके लिए काम आएगी। दिस इज ऑल्सो फॉर द सेट एग्जामिनेशंस। प्लस ये जो इन्वायरमेंट वाली यूनिट है वो हमारे यूनिट 9 जो कि पेपर अपना 1 के अंदर पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट में पूछा जाता है, तो इन्वायरमेंट के हिसाब से भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, लैंड बेस्ड इकोसिस्टम, मैराइन इकोसिस्टम, वाटर बेस्ड। अब आप देख पा रहे हो ये है कोरल रीफ्स, दिख रही है आपको, ये है कोरल रीफ्स, कोरल पॉलिप्स से बनती है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछ लेंगे बच्चों कि ये जो कोरल रीफ्स होती हैं ये बनती कैसे है ना, ये दिख रहा है आपको, ये कोरल रीफ्स हैं। हाउ दिस इज मेड, किस तरह से बनती है, तो मैं आपको बता दूं, इसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है और ये प्रोसेस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको सीक्वेंस पूछ लेंगे, पहले बनता क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट बनता है, ये देखिए ध्यान से देखना, सबसे पहले कोरल रीफ में फॉर्मेशन होती है पॉलिप्स की। ठीक है, पॉलिप्स क्या होते हैं, पॉलिप्स आर स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। और ये जो पॉलिप्स होते हैं, जैसे एक पॉलिप है, खूब सारी कॉलोनीज में रहते हैं। इनका जो स्केलेटन बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अब जब इनकी डेथ हो जाती है, जब ये मर जाते हैं, तब क्या करते हैं, इन्हीं के ऊपर दूसरे पॉलिप्स आ जाते हैं। तो इस तरह से एक लेयर बनती हुई चलती है। ठीक है, खूब सारे पॉलिप्स को कहा जाता है कोरल पॉलिप्स। क्या कहा जाता है, कोरल पॉलिप्स। आई बात समझ। और कोरल पॉलिप्स जब बहुत सारे हो जाते हैं, लेयर्स बन जाती हैं, तो एक रॉक लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है ना। जब लेयर्स होंगी तो एक छोटी सी शैलो हल्की रॉक बन जाएगी, उसे कहा जाता है रीफ। क्या कहा जाता है, रीफ कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में जब रीफ एक पूरे लंबे स्ट्रक्चर का एक शेप ले लेती है, तो उसे कहा जाता है कोरल रीफ्स, क्योंकि ये रीफ्स किसकी बनी हुई है, कोरल की बनी हुई है। तो इस तरह से अपना कोरल रीफ बन जाता है। अंडरस्टूड, ये प्रोसेस समझ में आया। अब ये जो कलर दिख रहा है आपको कोरल रीफ्स का, हैव यू एवर, आपने कभी सोचा है कि ये कलर क्यों आया है। ये आप देख रहे हो कि रेड कलर है, ये थोड़ा सा क्रीमी कलर है, कहीं कहीं पर देखो पीछे ग्रीन कलर के भी कोरल रीफ्स हैं। तो ये क्यों है, कलर क्यों है, कलर इसलिए स्टूडेंट्स कि आपको पता है कि सी वाटर के अंदर तरह तरह के मिनरल्स होते हैं, तरह तरह के सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फोस्फोरस। ओके, अब ये जो कोरल रीफ्स होते हैं वो कौन से सॉल्ट से बने हैं, उससे इनका कलर आता है। तो आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कोरल रीफ्स जो इनकी जो कलरिंग होती है वो किस चीज से इंफ्लुएंस होती है, डीप डेप्थ ऑफ वाटर,
सैलिनिटी ऑफ वाटर, है ना, किस सॉल्ट से बने हैं उससे इंपैक्ट होती है। तो इस तरह से आपको 4 ऑप्शन देकर आपको आंसर पूछा जा सकता है, तो आपको इस तरह से करके आना है, ठीक है। अब तो ये कोरल रीफ्स हैं, ये मेराइन इकोसिस्टम में आता है। 25% पूरी दुनिया का जो मेराइन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कोरल रीफ्स के आसपास निवास करते हैं, इसके अंदर घर बनाते हैं। इसमें तरह तरह की फिशेज रहती हैं, छोटी मोटी फिशेज हो गई, सी हॉर्सेज हो गए, तो बहुत सारे इंसेक्ट्स रहते हैं। जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो भी यहाँ पर है, जू प्लैंक्टन्स भी रहते हैं। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे कोई सा भी सेट का एग्जामिनेशन हो, सब में ये आएगा, पूछा जा सकता है। जैसे जेके सेट हो, एमपी सेट हो या नेट के एग्जामिनेशन हो, जहां हर जगह यूजफुल है। फिर आती है ह्यूमन इकोलॉजी। ह्यूमन इकोलॉजी क्या होती है स्टूडेंट? अब जैसे आपके सामने डायग्राम है, देख पा रहे हो। अब इसके अंदर यहां पर देखिए जिराफ वगैरह है, डियर्स हैं, अंडरग्राउंड वाटर भी दिख रहा होगा आपको। देखिए ये अंडरग्राउंड वाटर है, यहाँ पर सैपलिंग्स हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, उधर देखेंगे आप ट्रीज भी हैं, माउंटेन्स भी मौजूद हैं। तो इस तरह से जो बेसिकली हमारा ह्यूमन का इंटरेक्शन इन सब से जब होता है तो उसे ह्यूमन इकोलॉजी का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो इकोलॉजी के अगर हम लोग नोट्स पर्पज से आपको मैं डेफिनेशन बताऊं तो ये है कि इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड देयर नेचुरल, सोशल एंड बिल्ट इन्वायरमेंट्स। बिल्ट इन्वायरमेंट्स का मतलब होता है मेन मेड, जो हमारे द्वारा इन्वायरमेंट बनाए जाते हैं, जैसे बिल्डिंग्स हो गई, हमारे द्वारा जो झरने, जो लेक्स बनाए जाते हैं हमारे द्वारा, आर्टिफिशियल, मैन मेड। इट एग्जामिन्स, क्या इकोलॉजी एग्जामिन्स हाउ ह्यूमंस एडेप्ट एंड इन्फ्लुएंस देयर सराउंडिंग्स। तो इनके बारे में जो स्टडी होती है वो ह्यूमन इकोलॉजी कहलाती है। और मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये जो डेफिनेशन है वन लाइनर के अंदर एग्जाम में पूछी जा सकती है कि ह्यूमन इकोलॉजी मींस, और फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको डेफिनेशन थोड़ी सी में ट्वीक कर सकते हैं। ये जो डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ये जो अपनी ह्यूमन इकोलॉजी है, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये हमें पढ़ने हैं। जैसे कि फर्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो है पॉपुलेशन। अभी आपके सामने जो डायग्राम है इसको लाइन चार्ट बोलते हैं। व्हाट इज इट? दीज आर कॉल्ड लाइन चार्ट्स, या कर्व जो लाइंस होती हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ये इस तरह के जो चार्ट्स होते हैं वो क्या नाम क्या होता है उनका। तो दोज आर सेट, इनको बोलते हैं लाइन ग्राफ्स या लाइन चार्ट्स। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग प्रतीक, आइए। तो सबसे पहला रीजन, सबसे पहला फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है हमारी रिलेशनशिप को, ह्यूमन की रिलेशनशिप को इन्वायरमेंट के साथ में, वो है पॉपुलेशन। द ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड माइग्रेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन अफेक्ट द अवेलेबिलिटी एंड यूज ऑफ रिसोर्स। बड़ी ही अच्छी लाइन है कि जहां के जितने भी रिसोर्सेज होंगे उनकी ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन और अफेक्ट करेगी। किस चीज से अफेक्ट करेगी? समझ रहे हो? मतलब हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा उससे हमारा जो रिसोर्स है उसका यूज और उसकी अवेलेबिलिटी अफेक्ट होगी। ज्यादा पॉपुलेशन होगा, ज्यादा यूज होगा नेचुरल रिसोर्सेज का, तो उसमें कमी होती हुई चलती आएगी, ठीक है। अगर हम लोग ढंग से उसको जेन्युइन यूज नहीं लेंगे तो हो सकता है, ठीक है। और ये जो लाइंस होती हैं, ये देखिए पॉपुलेशन साइज, और ये ग्रोथ इसलिए हो रही है कि हम लोग नेचुरल रिसोर्स का भी इसमें दोहन हो रहा है, यूज हो रहा है। उसके बाद में सेकंड जो फैक्टर है हमारी रिलेशनशिप को, ह्यूमन की रिलेशनशिप को इन्वायरमेंट के साथ में अफेक्ट करती है, वो होती है कल्चरल प्रैक्टिसेस। क्या होती है? कल्चरल। हमारी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं वो किस तरह से इन्वायरमेंट को इंपैक्ट करती है। देखिए इसकी नोट्स पर्पस के लिए डेफिनेशन देखो। ह्यूमन सोसाइटीज have developed diverse cultural practices that shape their interaction with the environment। ठीक है, हम लोगों ने इस तरह की कल्चरल एक प्रैक्टिसेस हम लोगों ने डेवलप कर ली है कि हमारा इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ में कैसा हो, ये इंपैक्ट होता है। जैसे कि एग्रीकल्चर, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन एंड अर्बनाइजेशन।
ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्या, एग्रीकल्चर। सबसे पहला तो जब हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें सॉइल चाहिए, अच्छी सॉइल चाहिए, पानी चाहिए, प्रॉपर सनलाइट चाहिए। तो हम लोग क्या है, हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करना हमको आ गया। एग्रीकल्चर एक तरह से हमारे कल्चर में भी आ चुका है। आपको पता है इंडिया में 60% से ज्यादा जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, दैट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। 60% से ज्यादा जो जनसंख्या है आज भी हमारे एग्रीकल्चर के अंदर से जुड़ी हुई है। तो हमारे वो कल्चर में आ चुका है एग्रीकल्चर। ऑलराइट। और फिर है अर्बनाइजेशन। जब हम लोग घर बनाते हैं तो आपको पता है पूरा हम लोग खड्डा खोदते हैं, पूरा नींव फाउंडेशन रखी जाती है, कंक्रीट का यूज लिया जाता है। वो कंक्रीट कहां से आता है, वो हमें इन्वायरमेंट देती है, नेचर, प्रकृति हमें देती है, उनको देती है ना। ईंट है, ईंट होगी वो भी एक मिनरल का प्रकार है, कंक्रीट होगा वो भी एक मिनरल का प्रकार है, और उसके अंदर जो स्टील यूज होता है, फर्नीचर में वुड यूज होता है, वो सारे के सारे हमें इन्वायरमेंट प्रदान करता है। तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी उनका दोहन भी बढ़ता हो जाएगा, बेसिकली उनका यूज बढ़ता है। जितने ज्यादा घर बनेंगे उतनी ज्यादा ही कंक्रीट सीमेंट ये सब लगेगी, उतना ज्यादा ही सब लोग फर्नीचर बनवाते हैं तो उतना ही ज्यादा वुड होगा। तो बेसिकली सेकंड फैक्टर है हमारा कल्चरल प्रैक्टिसेस। पहला फैक्टर कौन सा था, पॉपुलेशन इंक्रीज। दूसरा फैक्टर है क्या, किस चीज के फैक्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, ह्यूमन का इन्वायरमेंट के साथ में रिलेशनशिप का। ठीक है, वेलकम ऐश्वर्या टू द क्लास। आइए उसके बाद में स्टूडेंट्स थर्ड जो फैक्टर है वो है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, कि कितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हम लोग कर सकते हैं इस फील्ड में, अपने ह्यूमन और इन्वायरमेंट के जो रिलेशनशिप है उसको स्मूथ बनाने के लिए। आई बात समझ। एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी कैन लीड टू मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, जैसे एग्रीकल्चर है हमारा। एग्रीकल्चर हम लोग पहले क्या करते थे, पहले एनिमल्स का, पहले तो हम लोग खुद जो बोलते हैं कि हल को जोता करते थे, कि हम लोग जो प्लोइंग होती है, जमीन है उसको हल के द्वारा, उसको जो मिट्टी है, ऊपरी जो मिट्टी है उसको हम लोग थोड़ा खोदते थे, याद है, हल से। तो फिर बाद में हम लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे हम लोगों ने एनिमल्स का यूज लेना स्टार्ट किया। अब फिर बाद में एनिमल्स के बाद में हम लोगों ने ट्रैक्टर का यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो दीज आर कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। ठीक है, हम लोग पहले हाथ से ही हम लोग ना, जैसे राइस की आपने खेती देखी होगी, पहले हाथ से हम लोग राइस को है एक एक को इस तरह से सैपलिंग्स को पानी के अंदर उगाते थे। अब क्या हो रही है, इस तरह की मशीन्स आ रही हैं कि वो ऑटोमेटिकली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस वो ऑटोमेटिकली उसको उगा देती है। ठीक है, हार्वेस्टिंग का देखो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, पहले लोग हाथ से हार्वेस्टिंग करते थे। अपने इंडिया में तो अभी भी हाथ से हार्वेस्टिंग होती है, जब फसल पक जाती है उसके बाद हम लोग हाथ से उसकी कटाई करते हैं। बट जो मॉडर्न जो देश जो रिच फार्मर्स होते हैं, उनके पास जो जमीन बड़ी बड़ी होती है या फिर डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, वो लोग एक ट्रैक्टर लेते हैं, उनका पास एक मशीन स्पेशली डिजाइन फॉर हार्वेस्टिंग, वो उसका यूज करके प्रॉपर तरीके से उसको हार्वेस्टिंग कर देते हैं। तो उनका टाइम भी बचता है, उनकी एनर्जी बच गई, और जो प्रोडक्टिविटी है वो उनकी ज्यादा हो गई। वो ये किसान को 5 दिन लग जाएंगे पूरी फसल को काटने में, और ट्रैक्टर वाले जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस जो फार्मर होगा उसको 1 दिन में ही वो सारी करके और वो बेच भी आएगा इस तरह से। तो बेसिकली टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशंस होते हैं वो हमारे रिसोर्सेस को यूज करने के लिए अच्छे होते हैं। दूसरा होता है कि उससे इन्वायरमेंट के जो इंपैक्ट्स होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, इंप्रूविंग लिविंग कंडीशंस एंड बट मे हैव अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस। अब हम लोग जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जो हम लोग मशीन यूज करते हैं, उसके अंदर डीजल डलता है, पेट्रोल डलेगा या डीजल डलेगा, कुछ ना कुछ चलेगा उसमें। उसको चलाने के लिए हम लोग नॉर्मली फॉसिल फ्यूल्स द्वारा जो एनर्जी होती है, कोल, पेट्रोलियम, उसका यूज करते हैं। तो हम लोगों ने हार्वेस्टिंग की तो सही, बट हमने इन्वायरमेंट को इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचा दिया पोल्यूशन करके। तो फायदे नुकसान देखो दोनों चीजें होती हैं, हर चीज की टेक्नोलॉजी का फायदा भी है और नुकसान भी है। तभी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, कि हम लोगों को कोल, पेट्रोलियम, न्यूक्लियर वगैरह कम यूज करके हम लोगों को सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ओके, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, इन सब चीजों की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये है अपना। फिर है ओमकार, सोनल, वेलकम टू द क्लास। आइए, और अपना जो लास्ट है वो है गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि विंटर्स आ रही हैं, विंटर्स आ रही है दिल्ली में, देखना आप दिल्ली में एकदम भयंकर
पोल्यूशन हो जाएगा। होगा क्यों? क्योंकि पंजाब हरियाणा से जो फार्मर्स होते हैं वो हार्वेस्टिंग करने के बाद में अपनी जो पीछे, जिसको हिंदी में डंठल बोलते हैं हम लोग, जो पीछे स्ट्रॉ बच जाता है, ऊपर से हम फसल तो काट ली, जो पीछे जो रेसिड्यू बची है उसको वो लोग जला देते हैं। अब जलाकर जब ऊपर की तरफ आता है वो, और वो हवाओं के माध्यम से दिल्ली एनसीआर की तरफ चला जाता है, और वहां पर क्या होता है, दिल्ली एनसीआर की तरफ जाने के बाद में वो जो धुआं है वो दिल्ली में ऑलरेडी पॉल्यूशन है, वेहिकुलर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, कंस्ट्रक्शन वहां पर एनी टाइम चलता रहता है, ऊपर से ये जो धुआं है वो भी जाकर वहां बैठ जाता है। और आपको पता है विंटर्स में इंडिया के अंदर विंटर्स के अंदर ना तो बारिश होती है और ना ही हमारे हवा चलती है, तो एकदम ड्राई स्टेबल विंटर्स रहती है। तो इस तरह से पोल्यूशन इंक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली उन फार्मर्स को कौन बताए ये बात? उनको बात बताएगी गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। ऑलराइट, तो इस तरह की पॉलिसीज लाई जाए, रेगुलेशंस लाए जाए, जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट के जो चैलेंजेस है उनको एड्रेस किया जा सके। अंडरस्टूड? ठीक है, आई बात समझ में? अब जब ये इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई, तब गवर्नमेंट ने क्या किया, पहला पंजाब के अंदर पहला बायोमास प्लांट लगाया है कि वो जो चीज रेसिड्यू बच जाता है ना प्लांट फसलों को काटने के बाद में, तो उस रेसिड्यू को फिर बाद में उससे हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो फिर किसान को क्यों जलाएगा? उसको वह सेल आउट करेगा, उसको इंसेंटिव दो आप, गवर्नमेंट की तरफ से जब इंसेंटिव जाएगा तो फिर बाद में फार्मर उसको जलाएगा नहीं, उसको वह सेल आउट कर देगा। तो इस तरह से हम लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज के द्वारा हम लोग इन्वायरमेंट के ऊपर जो हमारा इंपैक्ट होता है उसको कम कर सकते हैं। दूसरा मैं एग्जांपल बताऊं, एवरीवन यूज एयर कंडीशनिंग, हम लोग एयर कंडीशनिंग यूज करते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा यह किया जा सकता है कि एयर कंडीशनिंग के जो अपने 5 स्टार 2 स्टार 3 स्टार सुना आप लोगों ने, तो उसमें चेंजेस होते रहने चाहिए। कंपनीज को कहता रहना चाहिए कि एफिशिएंसी इंक्रीज कीजिए और कार्बन एमिशन को कम कीजिए। जितना कम हीट निकलेगा उतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग में कम हेल्प, उसमें जो एयर कंडीशनिंग द्वारा जो गर्म जो निकलता है, हवा निकलती है, जो भी पोल्यूशन होता है वो कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट का काम ये है। ओके, शिवेंद्र विक्रांत, वेलकम टू द क्लास। फिर स्टूडेंट्स ये आते हैं ट्रॉपिक लेवल्स। क्या बोलते हैं इनको? ट्रॉपिक लेवल्स। ये इस तरह से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। सबसे नीचे ट्रॉपिक लेवल के अंदर सबसे नीचे जो एलिमेंट्स रहते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो है प्रोड्यूसर्स। क्या बोलते हैं इनको? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। ठीक है, जो कि खाना बनाते हैं किसकी मदद से? फोटोसिंथेसिस की मदद से। ठीक है, सनलाइट एंड वाटर की मदद से। अब प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं स्टूडेंट्स? प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद में इन प्लांट्स को खाने वाले दूसरे लेवल पर आते हैं हर्बीवोरस। क्या आते हैं? हर्बीवोरस आते हैं। ठीक है, इनको प्रोड्यूसर्स को वो लोग खाते हैं फॉर द कंजम्पशन ऑफ देयर, मतलब उनको एनर्जी लेने के लिए वो लोग प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। फिर बाद में देखो ग्रास होफर है, ये जो है ग्रास होफर है, इसको हिंदी में राम जी का घोड़ा भी बोलते हैं। हमारे इधर राजस्थान के अंदर तो खूब ऐसा है। आपकी तरफ बताइए क्या बोलते हैं ग्रास होफर को हिंदी में। उसके बाद में ग्रास होफर्स को कौन खाता है स्टूडेंट्स? आपने देखो कि चिड़िया उसको पकड़ के ले जाती, चिड़िया है, और जो बर्ड्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं वो पत्तियों को खाते हैं। तो इस तरह से ये जो ट्रॉफिक लेवल है, दिस पिरामिड इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल, कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, प्लांट्स बहुत होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर बर्ड्स होते हैं, उसके बाद में टॉप मोस्ट जो प्रेडेटर्स होते हैं उनको बोलते हैं कार्निवोर। तो ओमनिवोर्स होते हैं जो कि हर्बीवोरस को खाते हैं और प्रोड्यूसर्स को भी खाते हैं, और कार्निवोरस ऐसे एनिमल्स, मैमल्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स, बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि ओमनिवोरस को वो खाते हैं। ठीक है, आपको पता है चील वगैरह है, चिड़ियों को खा जाती हैं, ले जाती हैं उनको। तो इस तरह से ये जो चीज है इसको इकोलॉजिकल पिरामिड भी कहा जाता है और इसको ट्रॉपिक लेवल्स भी कहा जाता है। और आपको फिर लास्ट एक है डिकम्पोजर। ये जो ट्रॉपिक लेवल दिख रहा है डिकम्पोजर वाला, डिकम्पोजर वो होता है हर लेवल में होता है। प्लांट्स भी डिकम्पोज हो सकते हैं, हर्बीवोरस भी डिकम्पोज हो सकते हैं, ओमनिवोरस भी डिकम्पोज हो सकते हैं, और कार्निवोरस भी डिकम्पोज हो सकते हैं।
ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्या पूछ लिया जाएगा, आपको इनकी सीक्वेंस पूछ ली जाएगी। आपको पहले तो लिख दिया गया ओमनीवोरस, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और प्रोड्यूसर्स, और आपको कहेंगे कि लीजिए इनको सीक्वेंस में, ट्रॉपिक लेवल्स के सीक्वेंस में असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग अभिजीत, वेलकम। देखो, दिस इज फॉर योर नोट्स, मैं इससे समझाता हूं आपको। देखिए, प्रोड्यूसर्स, जब सनलाइट आई है, देखो सन की तरफ से एनर्जी फ्रॉम सन, प्लांट्स ने एनर्जी ले ली, उसके बाद में जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसमें हीट रिलीज होती है, हीट लॉस हो जाती है। फिर बाद में जब इन प्लांट्स को, इन ट्रीज को जब अपना रैबिट खाता है, तब सपोज करो कि 10,000 किलो कैलोरी प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस की। ठीक है, तो जब हम लोग सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल में जाते हैं ना, ट्रॉपिक लेवल में जाते हैं, तो स्टूडेंट्स जो रैबिट है, रैबिट क्या है, हर्बीवोरस है, तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में जाने पर ये जो एनर्जी है सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होती है। ये जो एनर्जी प्रोड्यूस की है ना, इसका 10% क्या होगा, 1000 होगा। तो सिर्फ और सिर्फ 1000 किलो कैलोरी ही यहां पर मौजूद होगी, ऊपर की तरफ इतनी ही एनर्जी जाएगी। फिर बाद में रैबिट को स्नेक ने खा लिया। ठीक है, रैबिट को स्नेक ने खा लिया। यहां पर रैबिट के अंदर एग्जांपल हाइपोथेटिकली है कि 1000 किलो कैलोरी थी, तो ऊपर की तरफ कितनी शिफ्ट होगी, ऊपर की तरफ शिफ्ट ओनली 10% होगी। तो 1000 का 10% कितना होता है, 100 होता है। तो 100 किलो कैलोरी ही ऊपर की तरफ गई। हीट लॉस हो रही इन्वायरमेंट के अंदर, वो हीट कहां जा रही है, वो इन्वायरमेंट में जाकर मिक्स हो जाती है। उसके बाद में सबसे ऊपर टर्शियरी कंज्यूमर्स, मतलब हम लोग भी इसी के अंदर आते हैं। तो ईगल होता है, वो जब स्नेक को खाता है तो उसमें भी हीट लॉस होता है, और लास्ट में एनर्जी 10,000 से स्टार्ट हुई थी और कितनी होकर रह गई, सिर्फ 10 किलो कैलोरी होकर रह गई। तो इस तरह से ट्रॉपिक लेवल्स होता है। तो एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं ट्रॉपिक लेवल के अंदर, तो एनर्जी डिक्रीज होती है कि इंक्रीज होती है, कमेंट बॉक्स में बताओ कि एनर्जी जब हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो आप खुद देख पा रहे हो जैसे जैसे हम लोग ऊपर पिरामिड की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी लॉस हो रही है। कितनी % हो रही है वो भी पूछा जाता है। तो एनर्जी लॉस्ट इज 10%, सिर्फ 10% ही ऊपर जा रही है। एनर्जी लॉस हो रही है 90%, और एनर्जी ऊपर की तरफ कितनी जा रही है, सिर्फ 10%। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है कि एनर्जी लॉस कितनी हो रही है। हम सोचे 10% हो रही है, नहीं, 90% ऑफ एनर्जी लूज हो गई यहां पर, हर एक ट्रॉपिक लेवल में हो जाती है। तो इसको बोलते हैं एनर्जी फ्लो। ये जो डायग्राम है ये क्या है, ये एनर्जी फ्लो का डायग्राम है हमारे सामने। ठीक है, ये देखिए, ये वही था एग्जाम्पल। देखो, और एक और एग्जाम्पल है आपके सामने, ये देखिए कि प्रोड्यूसर्स ने अगर 2000 किलो कैलोरी जनरेट की, तो ऊपर सिर्फ देखो 10% ऊपर तक जा रही। आगे बात समझ। और आपको कोई पूछे कि ये जो एनर्जी इतनी सारी प्रोड्यूस हुई थी, जब ऊपर की तरफ जा रही तो सिर्फ 10% जा रही, तो 90% एनर्जी को क्या हुआ, वो इन्वायरमेंट में जाकर इन्वायरमेंट में निकल गई। तो ये इसका आंसर होगा। इस सेशन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, आप जाकर एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, और साथ ही साथ में स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, आपको पीडीएफ मिलेगी। ये वीडियो अवेलेबल है ही यहाँ पर, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। पीडीएफ से आपका रिवीजन हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको इसके अंदर हम लोग डीपीपीस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर्स। आपको 10 डिक्रीज होगी रसूल मैम, यस, जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे एनर्जी डिक्रीज होगी। वेरी गुड। तो इसमें हम लोगों ने एक नई चीज स्टार्ट की है कि ये जो सेशन होगा हमारा इकोसिस्टम इकोलॉजी का जो चल रहा है, तो इसमें से 5 से 10 क्वेश्चन आपको इस लेक्चर के मिल जाएंगे। तो जब एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके यूजीसी नेट ज्योग्राफी पर आप टच जब करेंगे, तो वहां पर आपको ये सीरीज भी दिखेगी, प्लस आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपका पूरा तरीके से एकदम तैयार हो जाएगा।
डीपीपीज हो गई, पीडीएफ अवेलेबल है, वीडियो अवेलेबल है, तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है इकोलॉजी इकोसिस्टम के लिए फिर। ठीक है, डेफिनेशन भी इसमें सब कुछ है, अभी मैंने आपको एनर्जी फ्लो बताया, और ये जो नोट्स हैं आपके इसमें जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे नोट्स हैं, तो आप नोट्स अपना बना सकते हैं सिनॉप्सिस छोटे छोटे रूप में, वन लाइनर के रूप में। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारे जो बैचेस हैं वो लॉन्च हो चुके हैं। 18 सितंबर से तो इंग्लिश, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस का है, प्लस 20 सितंबर से पेपर 1 इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी के बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। अलॉन्ग विथ इट वी हैव लॉन्च्ड 4 सितंबर, जो 4 सितंबर से आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन आ रहा है हमारा, उसके भी इन 4 सब्जेक्ट्स में हम लोग ऑफर कर रहे हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये आपको जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। चलिए अब देखो स्टूडेंट, ये है हमारा ये जो आपके सामने डायग्राम है, दिस इज अबाउट जो हमारी साइकिल्स होती हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसमें सब कुछ मिक्स है, आप देख पा रहे हो। तो इस साइकिल को बोला जाता है बायो जियो केमिकल साइकिल। ठीक है, ये पूरी जो साइकिल है इसे बायो जियो केमिकल साइकिल बोला जाता है। इसके अंदर जो अपनी कार्बन साइकिल होती है, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सारी की सारी जो साइकिल्स मिलकर एक जो साइकिल्स बनाती हैं उसे कहा जाता है बायो जियो केमिकल साइकिल। ठीक है, अब हम लोग एक एक को थोड़ा थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू देता हूं। ये है हमारी ऑक्सीजन साइकिल। ठीक है ना, टुडेज लेक्चर इज फॉर द ओवरव्यू कि छोटे छोटे आप जो इकोलॉजी इकोसिस्टम में जो हम लोगों को पूछा जाता है, मेन जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन साइकिल, ये पूरा एक अलग से एक सेशन के लिए एक टॉपिक है। नाइट्रोजन साइकिल एक में नहीं बता पाएंगे, तो उसके लिए अलग से इसी सेशन में नहीं बता पाएंगे, अलग से सेशन होगा, बट टुडे इट इज फॉर द ओवरव्यू। जैसे ऑक्सीजन एक साइकिल देखिए आप, प्लांट है, उसने रेस्पिरेशन किया, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व किया और ऑक्सीजन को रिलीज किया। ठीक है, ये प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ये करता है, और ये जो ऑक्सीजन वापस घर में जो आ रही, मतलब जो इन्वायरमेंट में आ रही है, जा रही है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन साइकिल। अब जैसे आप देख पा रहे हो, यहां से CO2 प्लांट ने लिया, दिख रहा है आपको, इंडस्ट्रीज के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज है वो भी प्लांट ने ऑब्जर्व कर लिया, और डिकम्पोजिशन जब होता है तभी भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तब इन तीनों माध्यम से, और आपको पता है एटमॉस्फेयर के अंदर भी CO2 होती है। तो इन 4 जो मीडियम्स के थ्रू जो प्लांट है उसने कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लिया। ओके, उसके बाद में जब कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व किया, खाना बनाया फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, उसके बाद में उसने ऑक्सीजन को रिलीज किया। ठीक है, अब ऑक्सीजन को रिलीज किया तो फिर प्लांट, ये जो एनिमल जिसने इसको CO2 दी थी, उसको ये ऑक्सीजन प्रदान करेगा। दूसरा है, जब डिकम्पोजिशन हो रहा था तभी भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो डिकम्पोजिशन वालों ने ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया, और फिर बाद में जो एटमॉस्फेयर, हम लोग भी ह्यूमन है, तो इसके अंदर भी हम लोगों ने भी क्या किया, रेस्पिरेशन के माध्यम से ऑक्सीजन को अपने अंदर श्वास के माध्यम से ले लिया, और हम लोगों ने भी हमारी जो एनर्जी प्रोड्यूस की उसके माध्यम से, और जो रिमेनिंग ऑक्सीजन है वो अपने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो ये दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन रिलीज होना और ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करना, CO2 रिलीज करना और CO2 को ऑब्जर्व करना, और ये जो साइकिल चलता है ऑक्सीजन का, इसे कहा जाता है ऑक्सीजन साइकिल। ठीक है, ये समझ में आया। और फिर बाद में अपना आता है नाइट्रोजन साइकिल। ये देखो, नाइट्रोजन हम लोग इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये सारी की सारी आपके सामने, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, एसिमिलेशन, ये सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको सीधा सीधा पूछ लेंगे कि अमोनिफिकेशन से मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय अमोनिफिकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय नाइट्रिफिकेशन। ये नाइट्रिफिकेशन जो है, ये नाइट्रिफिकेशन को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन को क्या बोलते हैं।
तो ये हम लोग आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। बट ये जो आपके सामने डायग्राम है, दिस इज ऑल अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल। ये क्या है? ये नाइट्रोजन साइकिल है। तो बेसिकली हमारे जैसे कि अमोनिफिकेशन, उसमें क्या निकलता है ये भी पूछा जाता है कि जब अमोनिफिकेशन होता है तो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स, कंपाउंड्स है वो रिलीज होते हैं। अमोनियम, अमोनिया। नाइट्रिफिकेशन के दौरान जैसे नाइट्राइट्स, ठीक है, नाइट्रेट्स। डेंट्रिफिकेशन के दौरान क्या होता है? तो हम लोग जब नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे तो आप जुड़े रहिएगा, इसको डिटेल में आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद में तीसरी जो साइकिल आती है हमारी वो है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल सेम ऑक्सीजन वाली ही, ऑक्सीजन साइकिल जो होती है वही कार्बन वाली साइकिल होती है, जनरली यही होता है। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में। फूड चेन, ये देखो फूड चेन है। पहले प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट्स जो कि पानी और सनलाइट की मदद से खाना उन्होंने प्रोड्यूस किया। उसके बाद में प्राइमरी कंज्यूमर कौन हुआ? ग्रास होपर या और दूसरा इंसेक्ट हो गया। उसके बाद में ग्रास होपर को किसने खाया? उसको कंज्यूम किया फ्रॉग ने, वो आ गया सेकेंडरी कंज्यूमर। उसके बाद में फ्रॉग को स्नेक ने ईट कर लिया, तो ये टर्जरी कंज्यूमर। और फिर होता है फाइनल कंज्यूमर जो कि जैसे अपनी चील, गिद्ध वगैरह जो होते हैं वो फाइनल कंज्यूमर में आते हैं। और फंगई जो कि जब ये जो चील है, स्नेक्स, ये सब डेड हो जाते हैं तो उसके ऊपर डिकम्पोजिसर जो होते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें भी फाइनल कंज्यूमर्स। तो बेसिकली इसको हम लोग ना भी करें, बिकॉज डिकम्पोजिशन हर एक लेवल में होता है। प्लांट्स भी डिकम्पोज होता है, ग्रास ऊपर भी डिकम्पोज होता है, फ्रॉग भी होता है, स्नेक भी होता है। तो बेसिकली डिकम्पोजिशन इज प्रेजेंटेड एवरी लेवल्स ऑफ फूड चेन। हर जो अपना जो फूड चेन है उसके हर लेवल पे प्रेजेंट होता है कौन? डिकम्पोजिसर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो ये अपनी फूड चेन होती है, सिंपल है एकदम। ट्रीज, डियर, लॉयन, सिंपल सा है। फ्लावर, स्मॉल फिशेस, लार्जर फिशेस, बर्ड्स। फ्लावर, फ्लाइज, फ्रॉग्स, स्नेक्स, ईगल, ये होती है अपनी फूड चेन, एकदम सिंपल। बट फूड वेब को देखो आप, इसको मैं दिखाता हूं आपको। जब आप फूड वेब को देखेंगे ना स्टूडेंट्स, ये देखिए, तो ऊपर ईगल है, बट ये जो होती है कॉम्प्लेक्स होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। फूड चेन होती है वो कॉम्प्लेक्स कम होती है फूड वेब के मुकाबले। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ जाएं कि विच इज मोर कॉम्प्लेक्स, तो वो कहेंगे कि फूड वेब जो होता है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। क्योंकि ग्रास होपर जो है, रैट है वो भी कॉर्न को खाता है, ग्रास होपर भी कॉर्न को खाता है, पर रैट भी ग्रास होपर को खा लेता है। तो ये फूड का एक वेब बना हुआ है। अब एक क्वेश्चन पता है किस तरह से पूछा जाएगा? अगर फूड चेन के अंदर से अगर हम लोग डियर को हटाते तो जो लॉयन है उसके पास किसी भी तरह की चीज नहीं बचेगी क्या करने के लिए? भाई लॉयन, अगर ये डियर हट जाएगा तो लॉयन एप्पल थोड़ी खा लेगा, ठीक है, फ्रूट थोड़ी खा लेगा, वो प्लांट थोड़ी खा लेगा। तो फूड चेन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई भी एक एलिमेंट अगर हम लोगों ने रिमूव कर दिया वहां से तो फिर बाद में पूरी की पूरी फूड चेन डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। फूड वेब में ऐसा कुछ नहीं है। फूड वेब थोड़ी सी लिबरल है, इस तरह से कि यहां पर सपोज कीजिए कि फ्रॉग है, अगर यहां से अपन को फ्लाई हटा दे हम इसको, तो फ्रॉग ग्रास होपर को खा लेगा। तो फूड वेब जो होती है वो थोड़ी सी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है उसमें, फूड चेन के मुकाबले में। अगर यहां पर कोई एक एलिमेंट हट भी जाए, इंपैक्ट तो जरूर होगा। जब फ्लाई हट जाएगी तो फिर ग्रास, जो बर्ड्स क्या खाएंगे? तो बेसिकली, बट एज कंपेरिजन टू फूड चेन, फूड वेब होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, तो ये फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, डोंट वरी। ये आपको मैंने बता दिया था। इसको, इस पिरामिड को बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, जिसमें प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स आते हैं, और ये आता है डिकम्पोजिसर, ये मत भूल जाना। ठीक है, ये जो डायग्राम है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है, ऊपर जा रहे हैं, और बायोमास भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें डिक्रीज होती है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एनर्जी कितनी ट्रांसफर हो रही है, सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, साथ ही साथ में जो बायोमास है वो भी डिक्रीज हो रहा है।
फिर बाद में हम एक जो यूनिट पढ़ेंगे, जो टॉपिक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल एथिक्स के बारे में। ठीक है, इन्वायरमेंटल एथिक्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। इसके अंदर खूब तरह के एथिक्स होते हैं, जैसे कि एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, जो कि ह्यूमंस को सेंटर में रखकर इन्वायरमेंट को यूज करते हैं, हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म क्या होता है, या फिर ऐसे पूछ लेंगे ह्यूमन सेंट्रिक जो इकोसिस्टम होता है उसका नाम क्या होता है, तो वो होता है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। फिर होता है इकोसेंट्रिज्म, इकोसेंट्रिज्म, बायोसेंट्रिज्म। इसके इकोसेंट्रिज्म में इन्वायरमेंट सेंटर पॉइंट रहता है और उसके चारों तरफ हम लोग रिवॉल्व करते हैं किसको, इन्वायरमेंट को। बेसिकली जो अपना ह्यूमन इंटरेक्शन होता है वो किससे ड्रिवन होता है, दैट इज ड्रिवन बाय इन्वायरमेंट। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म में ह्यूमंस डिसाइड करते हैं कि हाँ हमारे लिए क्या जरूरी है, और इकोसेंट्रिज्म में हम लोग इन्वायरमेंट को देखकर डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज बेस्ट फॉर इन्वायरमेंट। बायोसेंट्रिज्म में हम लोग डिसाइड करते हैं कि ह्यूमन प्लस इकोसिस्टम को मिलाकर चलना है। ठीक है, तो इस तरह से जो ये जो सारे के सारे आपके सामने दिख रहे हैं इन्वायरमेंटल एथिक्स बोला जाता है इनको, इनके बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे आने वाले लेक्चर्स में। बट आपको अभी एक ओवरव्यू दे दिया कि हाँ इस तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो समझ में आ गया आप लोगों को सब कुछ। ठीक है, तो आई होप यू फाइंड द लेक्चर हेल्पफुल। पूरे हफ्ते हम लोग इसी को पढ़ेंगे, इन जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। ट्रॉफिक लेवल्स, एनर्जी पिरामिड्स, इन्वायरमेंटल एथिक्स। ओके, उसके बाद में जैसे बायोमास का जो फूड वेब होता है, फूड चेन होता है, ये सब। और क्या कौन सा अपकमिंग लेक्चर होगा वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था पहले भी। ये देखिए, ये अपने आने वाले लेक्चर्स हैं। ट्रॉफिक लेवल्स, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, एज यू कैन सी, राइट। तो ये सारे के सारे अपकमिंग लेक्चर्स हैं जो कि आने वाले हैं। तो आप लोग ये नोटिफाई मी जो लिखा हुआ है ना यहां पर, नोटिफाई मी, तो आप इसको जब टच करेंगे तो जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होगा, जो कि 10 बजे होने वाले हैं, हर रोज 10 बजे ही होंगे, तो आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्माइलिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। थोड़ा एक चीज रह गई थी, देखो ये वाली, 1 सेकेंड। ये हम लोग नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट के, यूएनएफसीसी के बारे में, एजेंडा 21, क्योटो प्रोटोकॉल, जो भी इंटरनेशनल प्रोग्राम्स है, पॉलिसीज है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लीगल जो फ्रेमवर्क्स इंडिया में कौन कौन से मौजूद है उनको, इन्वायरमेंटल पॉलिसी इंडिया की, इन्वायरमेंटल एक्ट 1986 उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग कनेक्टेड रहिएगा इस सेशन के लिए। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय।